चलो अब कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के मैं अगले अध्याय के प्रश्नों को उत्तर बता देता हूँ। तो इस प्रश्न बैंक में इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो अध्याय 3 देख लेते हैं। अध्याय 3 में अपवाह दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम सही विकल्प चुनकर लिखे देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखे में पहला प्रश्न देखो, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी है। तो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी जो है वो अमेजन है। ठीक है, तो यहाँ पे अमेजन लेना है। इसके बाद है गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गंगोत्री लेना है। इसके बाद है सिंधु जल समझौता किन देशों के मध्य हुआ था। तो सिंधु नदी का उद्गम तो चाइना से हुआ है, लेकिन वहाँ पे बहुत कम बहता है। ठीक है, लेकिन ये बहते हुए भारत देश में आते हुए कश्मीर एरिया से बहते हुए पाकिस्तान की ओर अपना जल पाकिस्तान के मतलब नीचे में गिरा देती, मतलब ठीक है, पाकिस्तान के लास्ट उसका किनारा है मान लो। तो ये क्या होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ था सन 1960 में। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान समझौता 1960 में। तो यहाँ पे आपको लेना है भारत पाकिस्तान लेना है। फिर नेक्स्ट है, नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है। तो क्या निर्मित करती है, तो अंत में जब पानी लास्ट में समुद्र में गिराती है तो उस समय डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, डेल्टा, और डेल्टा मिट्टी के साथ क्या होती है, अवसाद भी होता है। तो अवसाद क्या करता है, देखो आप समझो ना, पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है डेल्टा का निर्माण करना, मतलब डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब अवसाद। अपने साथ जो मिट्टी लाई होती है ना, जो कप वाली जो मिट्टी होती है, उसी मिट्टी के माध्यम से वहाँ पे दलदली स्थान निर्मित कर देता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ज्वारामुख, अवसाद या डेल्टा कहते हैं। ठीक है, उसके जो पीछे में होता है वो एक प्रकार से आपको मिलेगा झील का भी निर्माण मिलेगा। तो उसके पहले झील होगा, उसके बाद लास्ट में डेल्टा का निर्माण, मतलब तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे लेना है डेल्टा या ज्वारद मुख लेना है। ठीक है, क्योंकि अंतिम में वही करती है ये। इसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा डाउट है कि यहाँ पे मैं सांगपो उठा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन क्या होता है, चीन में कहता है तो सांगपो कहते हैं, और जब चीन से जब हमारे जो तिब्बती क्षेत्र है वो अंतिम तक के है। ठीक है, कहाँ तक के है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में घुसने के पहले उसे दिबांग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो ब्रह्मपुत्र नाम होता है, और जब वो बांग्लादेश में जाता है जमुना के नाम से जाना जाता है। फिलहाल मैं यहाँ पे तिब्बत एरिया में मैं ले रहा हूँ, पूरा पूरा चीन को ले रहा हूँ, तो यहाँ पे सांगपो नदी लिया हूँ इसलिए। ठीक है, पर यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रहेगा, आप लोग उठाओगे इसका आंसर तो सांगपो ही लेना। ठीक है, इसके बाद देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के खालिस्तान राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश, अभी मैंने बताया ना समझाते समय कि चीन से जैसे निकलती है, तो जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के समय दिबांग बन जाती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले राज्य में हमारे प्रवेश करती है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आएगा। फिर है प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी खालिस्तान है। तो प्रायद्वीपी भारत, तो जो दक्षिण एरिया है ना, उस साइड की नदी पूछ रहा है। तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी नदी है, यहाँ पे गोदावरी लेना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ऊंचा जलप्रपात है जोगरप्पा। ठीक है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कट कर सीधे प्रवाहित होती है, तब खालिस्तान का निर्माण करते हैं। तो गोखुर का निर्माण करते हैं, यहाँ पे गोखुर लेना है। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील खालिस्तान से वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसके बाद ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में खालिस्तान कहा जाता है। तो बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है, जमुना। मैंने अभी समझाते समय बताया था ना कि चीन में इसे सांगपो, जब घुसता है हमारे भारत में तो घुसने के समय दिबांग नदी बन जाता है, लेकिन भारत में जब आता है तो ये क्या बन जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, और जब ये बांग्लादेश में जाता है तो जमुना के नाम से जानते हैं वहाँ पे। इसके बाद चलो आगे देखते हैं, एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया था गोदावरी नदी को। ठीक है, इसके बाद है सिंधु नदी समझौता कब में हुआ था। तो यहाँ पे 1960 लेना है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल का नाम लिखिए, अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम बताइए, मतलब डेल्टा का नाम है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ताप्ती नदी के उद्गम स्थल का नाम लिखे, सतपुड़ा पहाड़ी। झील किसे कहते हैं, चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है, उसे हम झील कहते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी होती है, तो 25-10 किलोमीटर होती है। ठीक है, गंगा नदी एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था, तो 1985 में। देवप्रयाग में गंगा नदी से कौन सी नदी निकलती है, तो अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, सत्य असत्य देख लेते हैं। पहला क्या है, विश्व के अधिकतर मौसल उपोष्णकटिबंधीय में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं, ये सत्य है। भारतीय अपवाह तंत्र
3 वर्गों में विभाजित है, यह असत्य है। हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 8,000 मीटर है, ये भी असत्य है, क्योंकि हिमालय पर्वत की एक चोटी की ऊंचाई है 8,000, तो टोटल पर्वत की औसत ऊंचाई कैसे हो सकती है, कहीं अप या डाउन तो होगा ही ना, इसलिए यहाँ पे गलत आएगा यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है। अगला है, नदी अपनी वृद्धावस्था में डेल्टा का निर्माण करती है, ये भी सत्य है। ठीक है, इसके बाद है पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण उत्पन्न आभासी बल कोरियालिस बल कहा जाता है, तो ये भी सत्य है। पेनगंगा गंगा नदी की सहायक नदी है, ये गलत है, पेनगंगा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसके 5 नदी है, जैसे सतलज है। ठीक है, मैं अब आगे बताऊंगा आपको उसके बारे में। चलो आगे देखते हैं। जेट धाराएं समताप मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर चलती है, ये असत्य है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है, ये भी असत्य है। ठीक है, एल नीनो और ला नीनो, इसके बारे में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। ठीक है, ये एल नीनो और ला नीनो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। चलो फिलहाल हम बाद में देखेंगे इसके बारे में। सिंधु नदी का उद्गम राक्षस ताल झील से हुआ है, तो ये सत्य है। सिंधु नदी की 5 मुख्य सहायक नदी, सिंधु नदी की 5 मुख्य सहायक नदी है, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, मुख्य 5 ही सहायक नदी है उसकी, तो यहाँ पे क्या लेना है आपको, सत्य लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये सत्य आएगा। इसके बाद देखो, सही जोड़ी बनाइए, देख लेते हैं। तो हिमालय का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ, गंगोत्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है भागीरथी नदी गंगोत्री। ठीक है, यहाँ से हुआ है, तो यहाँ से लेना है। सॉरी ये हिमालय है ना, हिमालय का है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये आएगा हिमालय से, इन तीनों का उद्गम हिमालय से हुआ है। ठीक है, ये नदी। उसके बाद है ख है गंगा है, गंगा का उद्गम हुआ है भागीरथी नदी गंगोत्री से हुआ है। सिंधु जल समझौता 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच में, तो यहाँ पे ग लेना है यहाँ पे। ठीक है, 1960 लेना है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो चाइना में सांगपो नदी के नाम से जाता है, तो यहाँ पे सांगपो लेना है। दक्षिण की गंगा, मतलब दक्षिण गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी नदी को, यहाँ पे गोदावरी लेना है। फिर यहाँ पे अगला है गंगा नदी एक्शन प्लान 1985 में हुआ, तो यहाँ पे 1985 यहाँ पे आंसर लेना है। ठीक है, अब देख लेते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना क्या है, तो इसका आंसर क्या लेना है। तो देखो इसका आंसर लेना है, पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। यह बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, ये 2 नंबर की क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, बस इतना ही आंसर आप इसको इसमें लिखना है। ठीक है, चलो देखते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है और क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर लगा, लेकिन मैं आपको छोटे शब्द में बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल का जो शोक है ना, वो दामोदर नदी को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, शोक, किसी भी नदी को शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो तबाही मचाता है। ठीक है, सीधी सी बात है, तबाही मचाता है। तो बहुत ज़्यादा पानी आता है, बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, तो उसे शोक के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि बिहार की नदी हमेशा अपने रास्ता बदल देती है, और एक गांव में जहाँ पे वो नदी बहती रहती है, और अपने ही द्वारा लाए हुए चट्टान से अपने ही मुख को बंद करके दूसरे रास्ते में चले जाती है। तो क्या होता है, अचानक रातों रात उसके रास्ता बदल जाने के कारण क्या होता है, इस गाँव से उस गाँव में, तो उस गाँव में जिस गाँव में वो पानी जाता है वहाँ तबाही मचा देता है, इसीलिए उसे शोक कहा जाता है। शोक का मतलब आप समझ गए कि नदी शोक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही टॉपिक है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है, नमामि गंगे परियोजना को समझाइए। नमामि गंगे परियोजना क्या है, तो देखो 2014 में केंद्र सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन की शुभारंभ किया। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद देखो, एस्चुरी और डेल्टा में अंतर बताइए। तो देखो एस्चुरी और डेल्टा में अंतर देख सकते हो। ठीक है, तो एस्चुरी एक ऐसा क्षेत्र है तो जहाँ समुद्र का खारा पानी नदी के ताजे पानी के साथ मिलता है, और डेल्टा क्या होता है, नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। तो इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था। ठीक है, तो ये वही टॉपिक है। चलो आगे देखते हैं। फिर है, गंगा अपवाह तंत्र की 2 नदियों को समझाइए। तो यहाँ पे समझाने के लिए कहा है, तो देखो एक नदी मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत सारी आपको नदी दिखाई दे रहा है अपवाह तंत्र में। गंगा अपवाह तंत्र में यमुना नदी, चंबल है, घाघरा है, कोसी, गंडक है। तो अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है, सहायक नदी जो गंगा नदी में अपना जल गिराती है, उसे हम कहते हैं
इसकी सहायक नदी है अपवाह तंत्र। अगर मान लो यमुना को लेते हो तो यमुना का उद्गम स्थल कहाँ पे है, जहाँ पे गंगा का उद्गम स्थल वहीं पे पास में हुआ है। यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री से हुआ है। तो अपनी जो जल है वो गंगा नदी में कहाँ से गिराती है, दक्षिण की ओर से आते हुए अपना जल को गिराती है। बस इतना लिखना है। और कोसी नदी को मैं ले लेता हूँ। कोसी नदी नेपाल से उद्गम स्थल है। नेपाल जो है उत्तर में, तो उत्तर से अपना जल गिराते हुए कहाँ पे आती है, गंगा नदी में अपना जल गिराती है। बस इतना ही आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न है नमामि, ठीक है, नमामि, एक सेकंड है ना, नमामि देवी नर्मदा, ठीक है, नमामि देवी नर्मदा क्या है, तो इसका आंसर देखो। तो यहाँ पे देखो, सेवा यात्रा का शुभारंभ रविवार को 11 बजे नर्मदा पूजन के साथ हुआ था। सेवा यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में 2700 किलोमीटर लंबे नर्मदा तट पर पौधारोपण किए जाने की योजना है। इसके लिए किसानों को 20-20 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3 सालों तक अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद देखो यहाँ पे शिव समुद्रम क्या है, तो शिव समुद्रम क्या है, तो देखो शिव समुद्रम क्या है, एक जल प्रपात है। मात्र इतना ही आप जानो कि एक जल प्रपात है, इससे ज़्यादा आप जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका भी आंसर मिल गया आपको। अब झील किसे कहते हैं, देखो झील किसे कहोगे, तो जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हुआ है उसे हम झील कहते हैं। छोटे से शब्दों में बता दें, और झील जो है वो हमेशा मीठे पानी का जरूरी नहीं कि मीठा पानी रहे, क्योंकि खारे पानी का भी जल होता है, ठीक है। तो अनेक हिस्सों में मीठे पानी का जल पाया जाता है और कई जगहों में खारे पानी का, जैसे चिल्का झील खारे पानी का सबसे बड़ा झील है और वुलर झील सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, ठीक है। तो ये होता है झील। चलो आगे देखते हैं। पृथ्वी का 71% भाग जल से आच्छादित है, किंतु जल संकट क्यों उत्पन्न होता है, तो इसको भी मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, जहाँ पे 71% पानी पाया गया कह रहे हैं ना, इसका मतलब है समुद्र के पानी से, और समुद्र का पानी खारा होता है और खारा पानी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हम उसे पी नहीं सकते। इसीलिए हमें पानी पीने के लिए शुद्ध जल चाहिए, और शुद्ध जल 0.03% ही है, ठीक है। जो घट के अभी और कम हो गया होगा, लगभग हम अंदाजा में इतना ही पढ़ते हैं कि 0.03% पढ़ते हैं, ठीक है। इतना पानी है पीने लायक। अब इसीलिए कहा गया है कि जो जल संकट है इसी कारण उत्पन्न हो रहा है। समझ में आ गया ये टॉपिक। चलो आगे देखते हैं। नदी प्रदूषण को रोकने के उपाय लिखें, तो नदी प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो नदी के जो किनारे बसे, नदी के किनारे जितने लोग बसे हो, गंदे पानी साफ कर, मतलब नदी किनारे बसे लोगों को नदी में गंदे कपड़े साफ नहीं करने चाहिए, क्योंकि वे गंदे व दूषित कपड़े रोगाणु पानों से दूर दूर तक के फैलकर बीमारी फैला सकते हैं। नदी में डिटर्जेंट, पाउडर, साबुन का प्रयोग ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रदूषण बढ़ता है। तो ये सब चीज़ों को अगर रोक लगा दी जाए तो नदी प्रदूषण भी कम हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट है सिंधु नदी तंत्र को समझाए, तो सिंधु नदी तंत्र क्या है, तो देखो सिंधु नदी तंत्र मतलब सिंधु जो है अपना जल कहाँ, मतलब सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है और अपना जल कहाँ गिराता है, यही मेन इसका टॉपिक होता है। तो देखो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, हिमालय से इसकी नदी निकलती है और अपना जल जो है ये सीधा जाके पाकिस्तान के लास्ट काबुल होती है नदी उदी, ठीक है, वहाँ पे आसपास गिरा देती है। तो यहाँ पे पूरा चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना, ठीक है। झीलों के महत्व को समझाए, तो झीलों के महत्व को समझाने की क्या जरूरत है। झीलों का देखो, झील के जो है मीठे पानी की, अब चलो मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ, अलग से समझा रहा था। तो देखो झीलों का महत्व क्या होता है, उसमें और आर्द्र भूमि में बहते जल स्रोतों के स्तर को बनाए रखकर बाढ़ और सूखे को नियंत्रण करने की क्षमता होती है, और ये भूजल को रिचार्ज करने में सहायक होती है। इसके अंदर गाद भी जमा होता रहता है, जिससे जलीय परिस्थिति तंत्र को ताज़े पोषक तत्व तो मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है अगला, राष्ट्रीय नदी क्या है, तो देखो इसका आंसर यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। राष्ट्रीय नदी के आंसर आप देख लेना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पर हिमालय तथा प्रायद्वीपी नदी की तुलना कीजिए, तो हिमालय और प्रायद्वीपी नदी की तुलना करना है, तो ये रहा हिमालय से निकलने वाली नदी और प्रायद्वीपी नदी में, दोनों में क्या अंतर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यही आंसर आपको लिखना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला है कावेरी द्रोणी को समझाए, तो कावेरी द्रोणी के देखो तो इसका भी आंसर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये भी दक्षिण की नदी है, ठीक है। तो ये सभी जितने भी अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया।